Hello everyone, myself CA Yash Kishore Chhajed. He is my student Darshil Desle and he is my colleague CA Rachendra Mundana. आप सभी को मैं वेलकम करता हूँ ज्ञान सुमन एकेडमी क्लासेस में। अभी हाल फिलहाल सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया है और हमारे क्लास के स्टार ने दर्शिल ने 320 मार्क्स स्कोर करके हमारा नाम रोशन किया है। तो ये एक छोटा वीडियो है आपको सीए फाउंडेशन के बारे में जानकारी देने के लिए, एक स्टूडेंट से कि एग्जैक्टली आपने हर सब्जेक्ट में कैसे परफॉर्म करना चाहिए, हर सब्जेक्ट में क्या ट्रिक्स आपने यूज करनी चाहिए, क्या हम क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं, कैसे हम लोग टीच करते हैं। तो सारा एक्सपीरियंस आपको इस शॉर्ट वीडियो में मिलेगा एंड ऑब्वियसली ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो दर्शिल, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है ज्ञान सुमन एकेडमी के साथ? मैंने प्रिपरेशन जनवरी 2024 जब हमारी क्लास चालू हुई तब की चालू की थी। तो तब से आई एम न्यू टू सीए, मतलब मेरे घर में कोई ऐसा सीए बैकग्राउंड नहीं, कोई नहीं, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी उसकी। पर जैसे आपने 12th के साथ पैरेलल हमारा जो सिलेबस चला, 12th के साथ जो हमारा सब्जेक्ट वाइज जैसे अकाउंट्स का था, मैथमेटिक्स का था, तो उसके वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ। और जैसे हमारा जो क्लास का एनवायरनमेंट भी रहता था फ्रेंडली, कभी भी कोई भी डाउट पूछो, कभी भी पूछो। जैसे आप रचिंद्र सर को भी जब भी हम डाउट पूछते थे, ही ऑलवेज गिव अस द एडवाइस, और हर बार कुछ ना कुछ अलग एडवाइस रहती थी। जैसे कि हम लॉ में गलती कर रहे थे हर बार कि सर बोलते थे कि फॉर्मेट यूज करो, और हम नहीं, फॉर्मेट हम इग्नोर कर रहे थे। जब हमें पता चला कि फॉर्मेट यूज नहीं करते थे, उसकी वजह से जो ओवर राइटिंग होती थी अलग अलग क्वेश्चंस में, वही पॉइंट वही रिपीट होता था, वो हमें अवॉइड की उस लॉ की गलती। और मैथ्स में जो था इस बार थोड़ा टफ पेपर आया था, ऐसा बोला है सबने। तो पर मुझे तो टफ नहीं लगा सर के मुझे टफ नहीं लगा। मैं शॉक था कि सब टफ बोल रहे हैं, पर मुझे टफ नहीं लगा। और लॉ में थोड़ा पहले से रहता है कि सीनियर्स भी बोलते हैं कि लॉ में 40 स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट है, 40 स्कोर करना। पर मुझे नहीं लगता 40 स्कोर करना, 40 50 भी आराम से हो जाता है। सिर्फ हमें एक जो प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट करना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रोविजंस अच्छे से, कंक्लूजन वही अगर दिया तो बहुत अच्छे से हम 50+ ला सकते हैं। सो स्टार्ट अपन ने जो 11th से किया था, तो आपको 11th का 12th का जो हमने मैथमेटिक्स पढ़ा है वो कैसे बेनिफिट करता है सीए फाउंडेशन में, उस पर थोड़ा बच्चों को, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि 11th 12th मैथ्स लेना ज़रूरी है क्या अगर सीए फाउंडेशन करना है तो इस पर एक एक्सपर्ट का एडवाइस मिले तो हम तो बोलते हैं कि आप लीजिए, लेकिन एक स्टूडेंट बोले तो ज़्यादा बेहतर बच्चों को समझ आएगा। तो आपकी तरफ से क्या इनपुट रहेगा उसमें? जो फाउंडेशन का मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें 11th का भी बहुत कंटेंट है और 12th का भी बहुत कंटेंट है। जैसे कि लिमिट्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कैलकुलस पूरा, जो वो 12th में इतना 12th का सिलेबस उतना इम्पोर्टेंट है, बट 11th का जो बेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है सीए फाउंडेशन के लिए। और जैसे हम 11th पे बोलते हैं ना कि 11th पे सीरियसली नहीं लेते ज्यादा बच्चे, पर अगर 11th का मैथ्स देखे तो सिंपल भी, और वो एटलीस्ट 30-40 मार्क्स हमारे आराम से सिक्योर हो जाते हैं उसके वजह से। और हमारे जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें जो हमें लगता है कि वो नंबर सीरीज रहती है, कोडिंग डिकोडिंग रहती है, वो उसमें बहुत फायदा होता है। 11th 12th का हमारा जो मैथ्स का बेसिक मैथ्स अगर अच्छा रहा तो फिर उसमें अपना बेनिफिट बढ़ जाता है। बैकग्राउंड अपना 10th के बाद अगर अपन 11 12 मैथ्स लेते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत हेल्प करता है बेसिकली। एंड अकाउंट्स में भी जैसे आपको 79 मार्क्स है, मैथमेटिक्स में फाउंडेशन में 90 मार्क्स है, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स है। अकाउंट्स में 60+ स्कोर करने के लिए बेसिक कुछ अगर आप शॉर्ट में बता सको बच्चों को। बेसिक तो एक है कि जो सिंपल चैप्टर्स है जैसे बीआरएस है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, और जो लास्ट का जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है कंपनी अकाउंट्स का, उस पे हमें ज्यादा, क्योंकि वो मार्क्स हमें ऐसे होते हैं, आप बोलते ना फ्री के मार्क्स है, वो बिल्कुल फ्री के मार्क्स है, वो लेने ही चाहिए, वो छोड़ने नहीं चाहिए। वो मार्क्स गए तो फिर तो क्या रह गया। हाँ, और
हम थियरी इग्नोर करते हुए जितना थियरी पे जाएंगे उतना हमारा स्कोर तो बढ़ने बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखे हाँ। तो अकाउंट्स बहुत इजी हो जाएगा और जो ओवरऑल। पार्टनरशिप में जो मैंने मार्केटिंग स्कीम देखी, मैंने जो देखी उसमें जो नोट्स है, वर्किंग नोट्स, उसको मार्क्स है। यस डेफिनेटली, उसको वर्किंग नोट्स को ज्यादा मार्क्स है। उसको इग्नोर करके नहीं चलेगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा उस पे, पर वर्किंग नोट से हमें अच्छे से बनाना चाहिए और प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए बेसिकली, कि जो आपके थॉट्स है वो पेपर पर आने चाहिए, तभी आपके मार्क्स बनते हैं। और मैथमेटिक्स में एक बच्चों को इशू आता है कि टाइम 2 आवर्स ही मिलता है और 2 आवर्स में अपने को 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी ऐसा आपने यूज किया हो स्पेसिफिक? जो आज इस साल का जो पेपर था उसमें लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा डिफिकल्ट, करेक्ट। तो मेरा आई थिंक मेरे 30 मिनट्स बचे थे और 35 क्वेश्चंस बाकी थे मेरे। उसमें 20 लॉजिकल रीजनिंग थे, पूरे लॉजिकल रीजनिंग। तो मैंने देखा कि अभी तो 65 क्वेश्चंस हुए, तो लास्ट के जो 15 देखे मैंने वो बहुत सिंपल थे, वो 5 मिनट में 15 हो गए मेरे। और उसके बाद जो लास्ट के 20-25 मिनट बचे थे उसमें मैंने पूरा लॉजिकल रीजनिंग किया। और लॉजिकल रीजनिंग में सबसे बेटर है कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो एलिमिनेशन यूज करो, ऑप्शंस एलिमिनेट करो। बहुत सही। ऑप्शन से जल्दी आंसर आता है, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं आ रहा तो ऑप्शन से अच्छा आंसर आएगा। जैसे कि क्लासेस में भी मैं सिखाते वक्त बच्चों को ज्यादातर ये बोलता था कि आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ रहा तो आप आंसर से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो और एलिमिनेट करो वो ऑप्शंस जो नहीं आपको लग रहे, तो जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सही, वेरी गुड। एंड एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि ओवरऑल एक्सपीरियंस फाउंडेशन का, जब हम 2 फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे तो दोनों फैकल्टीज का कोऑर्डिनेशन, दोनों फैकल्टीज ने आपको जो भी इनपुट्स दिए हैं, तो वो आपको कैसा लगा ज्ञान सुमन एकेडमी में? हमारा क्लासेस का टाइम जो था वो अच्छा, मतलब फ्लेक्सिबल आवर्स रहते थे हमारे। जैसे क्लास 12th के बाद सीधा हमारा फाउंडेशन क्लासेस, मतलब टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, कनेक्टेड क्लासेस रहते थे। और जो भी हमें गाइडेंस मिलता था, जैसे कि आपने बहुत बार बोला है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके सिवा नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के सिवा नहीं होगा, क्योंकि 5 दिन बाद हम वो कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। बिल्कुल सही। उसके लिए आपने जो गाइडेंस दिया, और रचेंद्र सर का था कि लॉ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे सर ने हमें वो 10 क्वेश्चन पेपर्स का सेट भेजा था पूरा, उसमें बहुत फायदा हुआ। उसमें जो क्वेश्चंस थे उसके कॉन्सेप्ट बहुत रिवाइज हुए हमारे। और जो सेल्फ रिविजन था उसमें तो आपने जो टिप्स दी थी, जैसे सर की नोट्स थी, हैंड रिटन नोट्स, उसमें तो बहुत फायदा हुआ सर से। और आपके जो हर कोई इनपुट्स हमने जो लिए बहुत अच्छे थे। और जो हमारा एनवायरनमेंट, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो लॉ एंड इकोनॉमिक्स के लिए मैं चाहूंगा कि रचेंद्र सर आपको प्रॉपर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल दर्शिल, many congratulations. थैंक यू सर। Scoring 320 out of 400 is a big score and he's a topper from धुले. So सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि ये मोमेंट पे आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। आई थिंक 320, मैंने जब कैलकुलेशन किया था मैंने 304 मार्क्स निकाले थे। उसमें 304 में से मतलब 16 मार्क्स ज्यादा है मेरे। वो 16 मार्क्स बोनस है और हार्डवर्क का बोनस है। हार्डवर्क का बोनस है, करेक्ट है। जैसे लॉ का थोड़ा डर तो रहता है, ये फर्स्ट टाइम रहता है, बहुत बड़ा पेपर बड़ा था। इस बार थोड़े जो प्रोविजंस थे क्वेश्चंस में, ऐसे डायरेक्ट कैचअप नहीं कर सकते, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था इस बार के जो क्वेश्चंस थे उसमें। और जो उन्होंने फ्लो भी रखा था कि जो सिंपल क्वेश्चंस थे थोड़े लास्ट में थे, थोड़े डिफिकल्ट, मतलब बड़े बड़े केस स्टडीज थे। पर जब हमने क्वेश्चन पढ़ा, 1-2 बार पढ़ा तो हो जाता है मतलब। और आपने जैसे छोटे छोटे जो नोट्स बनाए थे, हमने जो आपके जो एग्जाम्पल्स रहते थे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स रहते थे उसमें, वो अगर रिलेट किए तो बहुत सिंपल हो गया, इजीली याद आ गया। सो हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि यस सर लेते हैं अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स एंड आई टेक अप लॉ एंड इकोनॉमिक्स। तो हम लॉ से शुरुआत करते हैं। सो लॉ में आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल क्लास में कैसा रहा, और एग्जाम मतलब क्लासेस से लेकर एग्जाम तक की जर्नी में हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट? लॉ का मेरा रहता था कि हर मतलब लॉ की क्लासेस के साथ में, मतलब जब से हमारी क्लास चालू है लॉ की, हर दिन में 30 मिनट्स तो रीडिंग करता था लॉ का, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि मतलब पता था कि अगर नहीं किया तो वैनिश हो जाएगा पूरा। तो जैसे हम हमेशा बोलते कि सब्जेक्ट बेवफा है, हाँ, अगर इसको तुम टाइम नहीं देगो तो आपका ब्रेकअप हो जाएगा सब्जेक्ट से। यस वैसे। तो मैंने
30 मिनट्स तो रोज 12 के साथ 30 मिनट्स, और क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो थी वो मैंने 2-3 महीने, जब हमारे 12 के एग्जाम खत्म हुए तब मैंने सीरियसली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चालू की। जो हमारे 75 डेज थे हमें, मतलब बहुत इस बार कम टाइम था पर करना था। तो जो आपने जो 10th क्वेश्चन पेपर सेट दिया था, जो आईसीआई का क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, वो पूरा मैंने सॉल्व किया था 10 के 10 क्वेश्चन पेपर। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, और हमने जो एमटीपी आरटीपी सॉल्व किए, आपने रिवाइज किए, मैंने भी घर पे जाके एक बार रिवाइज किए वो। एटलीस्ट मतलब उसमें से बहुत सारा कंटेंट पेपर में आया। डायरेक्ट नहीं पूछते पर प्रोविजन सिमिलर टाइप 80-90% वैसा ही क्वेश्चन पेपर रहता है। लॉ में आंसर का प्रेजेंटेशन कितना मैटर करता है? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आंसर का प्रेजेंटेशन, अगर हम क्वेश्चन रीड करते हैं हमें पता चल जाता है कि हमें कितना आने वाला है इसमें। तो मेरा ऐसा रहता था कि प्रोविजन भी ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, 3-4 लाइंस। उसके बाद हमने पहले तो एक्ट लिख दिया, कौन सा एक्ट का सेक्शन आ रहा है तो लिखना। उसके बाद जो एनालिसिस है, एनालिसिस भी हमारे लैंग्वेज में चलता है पर ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना, टू द पॉइंट आंसरिंग, एकदम टू द पॉइंट। और हम कैसे, जैसे एक क्वेश्चन रहता है, इज इट स्मॉल कंपनी, इज इट अ स्मॉल कंपनी, इज इट अ स्मॉल कंपनी, हम सब लिख देते पर ये नहीं लिखते, यस या नो नहीं लिखते। मेन आंसर तक पहुंचना जरूरी है। हाँ, तो मेरा पहले रहता था कि पहले यस, उसको अंडरलाइन, उसके बाद जो हमें लिखना है वो लिखो, उसका एनालिसिस लिखो। तो क्या हमारा जो क्लास के राइटिंग प्रैक्टिस का जो फॉर्मेट था, क्या उसने आपको एग्जाम में हेल्प किया? बहुत ज्यादा, आई थिंक 10-15 मार्क्स तो उसके ही बढ़े मेरे। I was expecting 70 आएंगे, 69 आए। ग्रेट स्कोर, ग्रेट स्कोर। और जो हमारा जो पैटर्न था कि पहले आपको प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन लिखना है, और जो हमें मैं जब पहले फॉर्मेट नहीं यूज करता था तो उसके वजह से बहुत सारे आंसर्स में ऐसा होता था कि मैंने जो ऊपर लिखा वही नीचे लिख देता था, मुझे भी समझ में नहीं आता था कब लिखा मैंने वो। करेक्ट है, एक ही चीज 2 बार। पर हमने जो फ्लो जैसे जैसे प्रैक्टिस हुई वैसे वैसे वो चीज आराम से मैंने डेफिनेटली चीज बहुत ही जरूरी। और अपने व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप एग्जामिनर के व्यू पॉइंट से सोचिए, उसको रोज के इतने पेपर्स चेक करने हैं, तो अगर आपका आंसर टू द पॉइंट है, बहुत ही क्लैरिटी से लिखा है, तो डेफिनेटली स्कोरिंग में हेल्प करता है। सो नाउ वी कम टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको बच्चा एंजॉय तो करते हैं लेकिन स्कोर नहीं कर पाते। तो इकोनॉमिक्स का आपका एक्सपीरियंस क्लास का कैसा रहा? इकोनॉमिक्स में पहले तो एक फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें जो कर्व्स वगैरह रहते हैं और थोड़े से मतलब पहले तो लगते है कि ये क्या है एक कर ऐसे जा रहा है, एक कर ऐसे जा रहा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लगता था। जब हमने देखा कि क्यों एवरेज रेवेन्यू का कर ऐसा है, क्यों मार्जिनल कॉस्ट का कर ऐसा है, जब हमने प्रैक्टिकली देखा कि क्यों बिजनेसेस में ऐसा होता है, तो उसकी वजह से बहुत ईजी हो गया। और जो नेशनल इनकम के क्वेश्चंस थे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, नेशनल इनकम के जो सबसे ज्यादा वेटेज का करेक्ट है, उसमें तो बहुत मतलब कैलकुलेशन बेस्ड, और वो मुझे सबसे इजी लगा। नेशनल इनकम जो 15 मार्क्स का था, आई थिंक इट इज वेरी इजी फॉर मी। और जो हमने वेटेज के हिसाब से मैंने पढ़ाई की थी, मतलब मैक्रो को थोड़ा ज्यादा टाइम दिया था। माइक्रो 11-12 के साथ हो गया था। मैक्रो थोड़ा नया पार्ट होता है, न्यू पार्ट टू द। यस, माइक्रो को कम टाइम, और मैक्रो का तो जो था लास्ट के जो चैप्टर्स थे उसमें थोड़े अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। कौन सा थ्योरी पार्ट आता है ना, वैसा डेटा रहता है उसमें हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है ज्यादा। और जितने ज्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में सॉल्व करके उतने ज्यादा स्कोर होगा। मतलब रीडिंग इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, पर क्वेश्चन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। तो इकोनॉमिक्स के लिए एक्स्ट्रा क्या तैयारी की थी आपने? एक्स्ट्रा मैंने बाहर मार्केट से टैक्समैन के जो मॉड्यूल्स क्वेश्चन बैंक रहता है वो मैंने लिया था। ओके, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के लिए। और उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर्स आईसीआई ने प्रोवाइड किए थे उसमें से मैंने किए थे। बेस्ट है। सो इकोनॉमिक्स में आपका ओवरऑल पेपर अटेंडेंस कैसा था? बिकॉज इकोनॉमिक्स के पेपर में एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होता है। लाइक हाउ मच यू अटेंडेड एंड आपका स्कोर कैसा रहा उसमें? मैंने पूरा अटेम्प्ट किया था फिर। अच्छा, पूरा अटेम्प्ट किया था। आई वाज थोड़ा सा, लगता है मुझे लास्ट के जो क्वेश्चंस थे उसमें गड़बड़ हो गई, नहीं तो आई थिंक उससे अच्छा स्कोर रहता। लास्ट के क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हो गई क्योंकि वो जो क्वेश्चंस थे वो
जो ऑप्शंस थे बहुत सिमिलर थे, उसमें थोड़ा सा क्लोज, बहुत ही क्लोज क्लोज थे, ऑप्शंस होते हैं। और 2-4 बार तो ऐसा कि क्लोज ऑप्शंस मैंने सोचे पर गलत कर दिया मैंने। हाँ। तो आई थिंक वो हो सकता था, 4-5 मार्क्स बढ़ सकते थे, पर इधर भी एलिमिनेशन तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपने बोला है ना कि चैप्टर के बारे में मत सोचो, आ रहा है तो टिक कर दो। आ रहा है तो टिक कर दो। हम जो चैप्टर सोचेंगे उसमें से कौन से कॉन्सेप्ट में आ रहा है तो टिक कर दो, आपका जो रहता था। और क्या आप उस पे लाइट डाल सकते हो कि जैसे हमने आपको बताया था कि एमसीक्यू पेपर जब इकोनॉमिक्स का होता है तो हाउ डू यू अटेंड इन सेट ए बी सी, जैसे पहले आपको करते जाना है ए वाला पार्ट, थोड़ा उस पे स्टूडेंट्स को बताइए। हाँ, मतलब हम हर किसी को जो क्वेश्चन पैटर्न होता है वो बहुत अलग होता है, और उसमें सबसे पहले मेरे फर्स्ट 50 क्वेश्चंस थे, इट इज टू इजी, मतलब इजी थे, माइक्रो पार्ट ज्यादा था उसमें, और जो लास्ट के 50 थे उसमें थोड़ा मैक्रो पार्ट ज्यादा था। तो आई थिंक मैंने जो पहले, अगर हमारे क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ लिया और जो आ रहे, आपने बोला था कि जब 40-50 क्वेश्चंस तो पहले टिक में कर दो, जो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो बाद में थोड़ा टाइम लेके करो, उसमें भी अगर लास्ट में 10 बचे तो वो अगर आपको वो पावर प्ले है, वो कॉन्फिडेंट है तो दो, नहीं तो नहीं दो। करेक्ट है। सो मतलब पेपर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, बच्चे इतना मेहनत करते हैं और उन 3 घंटों में आप क्या डिसीजन मेकिंग करते हो, हाँ। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो अपनी क्लास की टेस्ट सीरीज हुई और क्लास के टेस्ट के बाद जो फैकल्टीज ने मिलकर आपको काउंसलिंग किया, उसका रोल आपके एग्जाम में कैसा रहा? वो बहुत अच्छा था। पहले तो जो क्वेश्चन पेपर्स हम आपने सेट किए थे क्लास के टेस्ट सीरीज के, वो बहुत मतलब अच्छे थे, और उस वही जो आई थिंक जो हमने एनवायरनमेंट बनाया था लास्ट के 15-20 डेज में क्लास में, वही जो क्वेश्चन पेपर्स थे, और मैथ्स का जो सर ने बहुत इस बार डिफिकल्ट निकाला था जो क्वेश्चन पेपर हम सब एक्सपेक्टेड था कि इस बार आपका मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट आएगा। इट इज बहुत डिफिकल्ट, और मतलब जो क्वेश्चन पेपर्स एक्सपेक्टेड थे उसमें से आए, कुछ क्वेश्चन पेपर अनएक्सपेक्टेड थे, जैसे मैंने जो अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर था मेरा, हाँ, इस बार थोड़ा गड़बड़ हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने सीए का प्रेशर मतलब सीए के एग्जाम का जो प्रेशर रहता है वो मुझे पहले ही पेपर में आ गया। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया वो थ्योरी पार्ट था, उसमें मेरा बहुत, आई थिंक मार्क्स उसी में गए मुझे लगता है, और नहीं तो 80+ रहते। और जो बाकी था कि लास्ट में जो 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन था, वो भी डिफिकल्ट था। बाकी जो पेपर था वो बहुत इजी था, कॉन्सेप्चुअल था और इजी था, क्योंकि मैंने सर से भी डिस्कस किया था कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करूंगा, 15 मार्क्स का करूंगा, उसके बाद सेकंड करूंगा और उसमें लाइन से करूंगा। उसमें पहले तो 40 कंफर्म करना है, 40 कंफर्म करना है, उसके बाद आगे जाना है। हाँ, मैंने ऐसा क्वेश्चन मतलब हर सब्जेक्ट के टारगेट सेट करके रखे थे, इसमें 70 लाने, इसमें 60 लाने, उसमें उससे बहुत फायदा हुआ। अच्छा, एज ए स्टूडेंट ये बच्चों को में सवाल होता है कि हमारा कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो इसको लेकर आपका कौन सा फेवरेट था और क्या एग्जाम में वो फेवरेट साबित हुआ या नहीं हुआ? इट्स अ वेरी ट्रिक क्वेश्चन, मेरा हर के मन में होता है। अगर डिस्क्रिप्टिव में बोलते लॉ था। अच्छा, और जो इसमें ऑप्शन सब्जेक्ट में उसमें ये था, मैथ्स था। दोनों मतलब लॉ और लॉ में ऐसा पहले तो लगता था कि जब सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे फर्स्ट टाइम, उस वक्त कुछ नहीं आता था, मतलब प्रोविजन पढ़ा है तो भी नहीं आएगा, एप्लीकेशन नहीं आ रही, नहीं आता था। और जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते गए तो लॉ फेवरेट बनता गया धीरे धीरे। और आपका जो आपने जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उसका बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ। और जो आपने बताता है कि क्वेश्चन एग्जामिनर को बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर, आपको 800 लोगों के साथ लड़ना है इसका, क्योंकि एक पैन इंडिया एग्जामिनेशन है, आपकी कोई एक स्पेसिफिक सिटी एरिया से नहीं है, तो आपका पेपर उनमें हाईलाइट होना जरूरी है। हाँ, इंस्टीट्यूट में लोग बैठे 700-800 लोग आपको हराने के लिए, बैटल अगेंस्ट देम। यस सर, कुछ और क्वेश्चंस आपके साइड? दरअसल ओवरऑल आपने सारे सब्जेक्ट्स का बहुत अच्छा आइडिया दिया बच्चों को कि कैसे उन्होंने अप्रोच रखना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज कौन से सब्जेक्ट पे किस चीज़ पे इम्पोर्टेंस रखना चाहिए। जैसे इकोनॉमिक्स में आपने बताया कि आपको मतलब सेग्रीगेशन कर देना है बेसिकली,
कि कौन से मेरे पहले इजी क्वेश्चन है वो मुझे अटेम्प्ट करने हैं और फिर कहाँ एलिमिनेशन मुझे यूज करना है। मैथमेटिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। 11th एंड 12th का आपने बताया कि मैथ्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फाउंडेशन के लिए, तो मेरा ये भी सवाल है कि 11th एंड 12th के बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स कितने काम करते हैं आपके फाउंडेशन लेवल पर? बहुत ज्यादा, क्योंकि BRS डेप्रिसिएशन ये जो है वो पहले 11th में ही हो जाते हैं। चैप्टर से, बराबर। और वो जो क्वेश्चंस रहते थे, इस बार इंस्टीट्यूट ने 10 मार्क के लिए BRS था, बिल्कुल 5 मार्क्स के लिए आई थिंक डेप्रिसिएशन था। बिल्कुल सही। तो वो बेसिक्स आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एक क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स अगर डिफिकल्ट आ गया तो आप इनको इस क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कर सकते। करेक्ट। और जो आपने जो हमारा रहता था कि BRS के जो मेथड्स थे, डेप्रिसिएशन के मेथड्स थे, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स के जो हमारे मेथड्स थे कि हमें पूरा कैसे बनाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और उससे बहुत हेल्प हुई। मतलब 11th-12th का जो बेसिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सीए फाउंडेशन के लिए, क्योंकि बच्चे बेसिकली 11th में इतना फोकस रखते नहीं और फिर बाद में एक्सपेक्ट करते हैं कि फाउंडेशन हमारा अच्छे से हो जाए, बट ये एक गलत अप्रोच है, इसलिए मैंने इस पर स्ट्रेस दिया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक और, जैसे क्लासेस में हम लोग रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उसका क्या रोल होता है? जैसे आप अगर एब्सेंट हो क्लास में तो वी ऑल्सो प्रोवाइड रिकॉर्डिंग, बैकअप रिकॉर्डिंग अभी दुले सिटी में एट द मोमेंट कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सो उसका कैसे हेल्प होता है आपको? वो कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो हमें अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि ऐसा रिकॉर्डिंग्स में मिलते हैं वगैरह। करेक्ट। तो उसमें बहुत अच्छा, कभी कॉलेज में हमें जाना पड़ता है, उसकी वजह से क्लास मिस हो रहा है, तो बहुत बड़ा, अगर कोई टॉपिक मिस हुआ 1-2 दिन में कभी मिस होता था, बिल्कुल, उसकी वजह से हमें जो बैकअप आप जल्दी भेज देते थे और वो हम 1 बार 2 बार रिपीट कर लेते थे। ऑनलाइन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर हम 1-2 बार रिपीट करते तो आराम से वो समझ में आ जाता है। बिल्कुल, मैं सभी व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगा कि हम लोग क्लासेस में ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो जो क्लासेस डेली ऑफलाइन कंडक्ट किए जाते हैं, वी डेफिनेटली ओनली प्रमोट ऑफलाइन क्लासेस, बट इन केस वेन एवर रिक्वायर्ड हम लोग ऑनलाइन भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। इन शॉर्ट, जब भी बच्चा एब्सेंट है तो उस दिन का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाता है, जो कि आप देखकर आपका उस दिन का स्टडीज पूरा कर सकते हो। एंड आई थिंक दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड आइए आप भी हमसे पढ़िए फाउंडेशन एंड बनिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।